जी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम हमारे बुक का सबसे आखिरी चैप्टर, चैप्टर 17। नाम क्या है चैप्टर का? हमारी बुक में इसका नाम है प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसी को ही हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कह सकते हैं। इसी को ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोला जाता था। और यही लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी है। हाँ, हमारी बुक में इसका नाम प्रोजेक्ट अप्रेजल है। ये चैप्टर कहाँ से आया? कॉस्ट जो कैफ 3 है, अब किसी ज़माने में ये कैफ 8 हुआ करता था। उस कैफ 8 में ये चैप्टर इंक्लूडेड होता था। तो कॉस्ट के कुछ दो चैप्टर थे, एक ये चैप्टर 16 और एक हमारी बुक का चैप्टर 15। ये दो चैप्टर पहले कॉस्ट का पार्ट होते थे जब कॉस्ट कैफ 8 होता था, और जब MFA आया तो इन दो चैप्टर को कॉस्ट से निकाल कर MFA में इंक्लूड कर दिया गया और कॉस्ट को थोड़ा छोटा पेपर करके कैफ 3 बना दिया गया। ठीक हो गया? है क्या? बेसिकली कुछ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होती है। हमारी रूटीन की लाइफ में भी कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। इनफैक्ट डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। ऐसे होता है। सुबह आपने कॉलेज आना है, डिसाइड करते हो आना है नहीं आना। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो। क्या फैक्टर कंसीडर करते हो कॉलेज आते वक्त? किस टाइम पे जाना है, क्लास कितने बजे है, कैसे जाना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, पैदल जाना है, उबर पे जाना है, बस पे जाना है। फैक्टर्स हैं। नाश्ता करके जाना है या नहीं करके जाना है, या आके करना है या उधर करना है, ना आके जाना है या सिर्फ मुँह धो के जाना है। डिपेंड करेगा ना। क्या कह रहा है कि इतने बजे उठे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि नहाना है या फिर बगैर मुँह धोए जाना है। और कोई फैक्टर्स? मेरे अब्बा जी काम पे गए या नहीं गए, ये फैक्टर भी आता है इस चीज़ में। अगर तो अब्बा जी के साथ रहते तो फिर ये फैक्टर आएगा, अगर अब्बा जी के साथ नहीं रहते तो फिर ये फैक्टर नहीं है। आपका भाई अपने स्कूल कॉलेज गया या नहीं गया, अगर तो साथ रहता है तो ये फैक्टर होगा, अगर साथ नहीं रहता तो फिर ये फैक्टर कंसीडर नहीं करोगे। मीन हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, और उस डिसीजन में कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। वो जो फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं जिससे हमारा डिसीजन अफेक्ट हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्टर्स। अब्बा जी के साथ नहीं रहते तो अब्बा जी काम पे गए हैं या नहीं गए, ये क्या है? रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट फैक्टर्स। मीन इस तरह से बिजनेस में भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें कुछ रेलेवेंट इररेलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। चलिए एक और डिसीजन है। आपने सपोज किसी दूसरे शहर से लाहौर पढ़ने के लिए आए हो, हॉस्टल लेना है, तो हॉस्टल लेते वक्त कुछ फैक्टर्स कंसीडर करोगे। क्या फैक्टर कंसीडर करोगे? कॉलेज से डिस्टेंस कितना है, और रेंट कितना है, यस, और फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, खाने की फैसिलिटी है या नहीं। चले खाना नहीं है तो क्या खाना कोई मार्केट करीब है, हॉस्टल रोड से कितना दूर है, अगर आपको कन्वीनियंस यूज़ करनी है तो। क्या ख्याल है? क्या हॉस्टल लेते वक्त ये भी आप देखोगे कि मुझे कितने पेपर देने हैं? नहीं, पेपर 2 देने हैं, 4 देने हैं, हॉस्टल की फ़ी आपने उतनी देनी है। तो पेपर कितने देने हैं, लास्ट टाइम मेरा रिजल्ट क्या आया था, क्या ये भी देखोगे आप हॉस्टल लेते वक्त? नहीं। क्या ख्याल है? नहीं, सिर्फ ये देखो कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या हैं, हॉस्टल कॉलेज से कितना दूर है, हॉस्टल के करीब कोई मार्केट है या नहीं, रोड से कितना दूर है, हॉस्टल कैसा है, एनवायरनमेंट उसका कैसा है, आपने पेपर कितने देने हैं। ये फैक्टर हॉस्टल लेने में इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट टाइम आपका रिज़ल्ट क्या आया था, आपके दोस्त का क्या रिज़ल्ट आया है, ये फैक्टर हॉस्टल लेने में इन्वॉल्व नहीं है। आपका दोस्त कहाँ पे रहता है, ये फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? ओबियसली दोस्त से मिलना जुलना भी है तो आप देखोगे कि उसके करीब होना चाहिए।
यानी दोस्त ने लास्ट टाइम मिलने जुलने में तबाही मेरी कर दी थी, इस दफ़ा उससे दूर हॉस्टल लेना चाहिए, तो ये फैक्टर होगा कि दोस्त कहाँ पे रहता है। हाँ, दोस्त के पेपर कितने पास हुए हैं, दोस्त कितने पेपर पढ़ रहा है, ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन हर डिसीजन में कुछ न कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी बात है। अब सपोज हमने हॉस्टल नहीं लेना, हम पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और हमारे पास कुछ पैसे आ गए, हमने सोचा अपना एक घर ले लें। अब ये घर लेते वक्त भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे? सोसाइटी, मीन कहाँ पे घर लेना चाहिए, कितना बड़ा लेना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे। घर की सराउंडिंग में एरियाज़ क्या क्या है, शॉपिंग एरिया कहाँ पे कोई नज़दीक है, मार्केट कहाँ पे कोई नज़दीक है, रोड के कितना करीब है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ की कितनी है। अभी बच्चे हुए नहीं तो आप देखोगे स्कूल करीब है या नहीं है। अभी बच्चे हुए नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्यों एक गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी लगा के बड़ी मुश्किल से एक घर बना पाता है। तो अल्टीमेटली अभी शादी भी नहीं हुई शायद, लेकिन फिर भी आप देख रहे होगे कि इसके करीब कोई स्कूल है या नहीं है। मस्जिद बेशक कभी नहीं गए नमाज़ पढ़ने, लेकिन फिर भी देख रहे होगे करीब मस्जिद है या नहीं है। बच्चे नहीं हुए, लेकिन आप देख रहे होगे करीब कोई पार्क है या नहीं है। क्यों? ये जो आपका डिसीजन है ये फॉर लाइफ डिसीजन है। घर बार बार नहीं लिया जाएगा, एक ही दफ़ा लिया जाएगा। अब जो हॉस्टल लेना है आपने, वो भी एक डिसीजन है, लेकिन क्या वो फॉर लाइफ डिसीजन है? नहीं, वहाँ पे आप जो फैक्टर कंसीडर कर रहे होगे ना, वो देख रहे होगे शॉर्ट टर्म के लिए। घर लेते वक्त एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो वहाँ पे आप जो फैक्टर्स देख रहे होगे वो भी उस लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड ही देख रहे होगे। इस तरह से बिजनेस के अंदर भी दो तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, मीन ऐसे डिसीजन जिनका इम्पैक्ट एक साल के अंदर अंदर आना है, मीन एक साल बाद वो काम शायद नहीं करना। और कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लाइक कोई बड़ा प्लांट मशीनरी आपने इंस्टॉल करना है, कोई बिल्डिंग नई लेनी है, तो उसमें कुछ और फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। हाँ, इस तरह से बिजनेस में दो तरह की डिसीजन मेकिंग टेक्निक हमें सीखनी है। जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक हैं वो हम सारी की सारी कॉस्ट में पढ़ेंगे, उसमें सारी की सारी क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है बिजनेस की, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, MFA के अंदर। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो सकती है। सपोज आपने कोई न्यू प्लांट परचेज करना है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, 5-10 साल चलना है, क्या कहला है। और क्या हो सकता है, कोई एसेट रिप्लेस करना है आपने, एसेट रिप्लेसमेंट, कोई न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, सारी ज़िंदगी हो सकता है आपको इसी प्रोडक्ट के ऊपर ही चलना पड़ेगा। कोई न्यू बिल्डिंग आपने जो है वो इंस्टॉल करनी है, या अपना हेड ऑफिस बिल्डिंग जो है वो आपने चेंज करनी है, पुरानी को बेच के चेंज करनी है। ये सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आपने स्टार्ट करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मीन बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा था, साथ उसको एक्सपैंड करने के लिए आप कुछ और भी बिज़नेस करना चाहते हो, तो ये सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे मैनेज करने हैं, इनको कैसे इवैल्यूएट करना है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये जब भी आप लेते हो, ये काम करने जाते हो, तो एक तरह का एक प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, एक हैवी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नाम भी दिया जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास। क्या टेक्निक्स हैं, कुछ 4 तरह की टेक्निक्स हैं। मीन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ 4 तरह की टेक्निक्स हैं। एक को ARR का नाम दिया जाता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक टेक्निक है पे बैक पीरियड, एक टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक टेक्निक है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की 4 तरह की टेक्निक्स हैं, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, और IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें ये जो ARR है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पे बैक पीरियड हमारे सिलेबस में है, NPV हमारे सिलेबस में है, IRR हमारे सिलेबस में है, जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है।
डिफरेंट क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे, ये कंपनी करने जा रही है, तो आप पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को, नहीं एनपीवी के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें, नहीं आईआरआर के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में अपीयर होगा। अभी पिछले अटैम्प्ट में भी कुछ 14 नंबर का क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, इस अटैम्प्ट में भी मस्ट टेस्ट होगा। हमारी जो आई कैप की बुक है उसके अंदर एनपीवी और आईआरआर के ऊपर तो उसने क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पे बैक पीरियड के ऊपर उसने ना तो कोई क्वेश्चन दिया है ना ही कोई मटेरियल दिया है, लेकिन जो सिलेबस आउटलाइन है उसके अंदर पे बैक पीरियड लिखा हुआ है। दिस मीन्स सिलेबस का पार्ट है। हाँ, बुक की कमी है, कोताही है बुक बनाने वाले की, उसने बुक के अंदर इसका कोई मटेरियल नहीं दिया, लेकिन हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे किसकी, पे बैक पीरियड की। क्या है ये पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड क्या है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में पे बैक मीन रिकवर हो जाएगी। वो जो टाइम है कि कितने टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी उसे हम नाम देते हैं पे बैक पीरियड का। एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमने देखना है कि कितने सालों में, कितने टाइम में ये हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, मीन कितने टाइम में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आगे कुछ और भी मिलता रहेगा, लेकिन ये हमारा इन्वेस्टेड पैसा कितने टाइम में वापस मिल जाएगा उसको नाम दिया जाता है पे बैक पीरियड। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, सपोज ₹300,000। नेट कैश फ्लोस, नेट एनुअल कैश फ्लो आपको मिलेगा ₹60,000। क्या मुझे आप बता सकते हो कितने सालों में आपकी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी? 5 साल में। सिंपल सी बात है, 5 सालों में। एवरी ईयर अगर 60,000 मिलना है तो 60 × 5 क्या बना, 300,000 मीन 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। जो 5 साल है ये क्या है, पे बैक पीरियड। कैसे निकाला हमने, एक फार्मूला हमने बना लिया पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लोस। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे नेट एनुअल कैश फ्लो से। नेट एनुअल कैश फ्लो इसमें कितना था हमारा 60,000, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 300,000, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। क्या, 5 ईयर्स पे बैक पीरियड, 5 ईयर्स पे बैक पीरियड। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब मुझे ये बताओ, हमने इसको इवैल्यूएट भी करना है। 5 साल पे बैक पीरियड आ गया तो हमने देखना है क्या ये ठीक है या नहीं है। जो हमें एज ए CFO कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का सेठ ये कहेगा कि ये प्रोजेक्ट है, इसका मुझे पे बैक पीरियड बता और बता कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 5 साल आ गया पे बैक पीरियड, कम है या ज़्यादा है? ये डिपेंड करेगा कंपनी का एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड कितना है। अगर तो कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से 4 सालों के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए, तो फिर क्या ये प्रोजेक्ट कंपनी को करना चाहिए? नहीं। क्यों? ये कंपनी का जो पॉलिसी है 4 सालों में इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है हर प्रोजेक्ट से, उससे बियॉन्ड जा रहा है। हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से कम 6 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए, मीन 6 साल से ऊपर वाला प्रोजेक्ट हम अफोर्ड नहीं करते। क्यों? 6 साल बाद दुनिया बदल जाती है, हालात ही डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रोजेक्ट्स वो इन्वेस्ट करते हैं
जिसमें कम से कम 6 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए। तब अगर 5 साल पे बैक पीरियड आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट है, मीन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को करनी चाहिए। अगर पे बैक पीरियड कंपनी का जो पॉलिसी है वो 4 साल है और इस प्रोजेक्ट का 5 साल आ रहा है, तो क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में? नहीं करनी चाहिए। क्यों? डिसीजन मेकिंग के लिए हम पे बैक पीरियड को यूज़ कर रहे हैं। पे बैक पीरियड की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कैसे हम ये डिसाइड करेंगे? पे बैक पीरियड निकाल के कंपनी का जो एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड है या जो पॉलिसी है कंपनी की, उसके साथ कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल टू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी, सपोज 200,000 की। कंपनी पे बैक है कितना, सपोज 3 इयर्स। कैश फ्लोज की बात करें, नेट कैश फ्लोज, ईयर 1 में जो है वो कंपनी को मिलेगा 40,000, ईयर 2 में जो है वो कंपनी को मिलेगा सपोज 70,000, ईयर 3 में जो है वो कंपनी को मिलेगा सपोज 50,000, ईयर 4 में कंपनी को मिलेगा सपोज 40,000, ईयर 5 में कंपनी को मिलेगा सपोज 30,000 और ईयर 6 में कंपनी को मिलेगा सपोज 25,000। मीनी एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर 200,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है तो आने वाले 6 सालों में कंपनी को इतना इतना कैश फ्लो मिलेगा। ईयर 1 में इतना मिलेगा, ईयर 2 में इतना मिलेगा, ईयर 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, 6 में इतना। ठीक हो गया? आप मुझे इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड निकाल के दे सकते हो? इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड निकाल के दे सकते हो? कितना? 4 साल। कैसे? 4 7 11 1 10 यहाँ पे रिकवर हो गया, 50 ये 160 रिकवर हो गया और फिर 40 यहाँ पे रिकवर हुआ, तो 200,000 4 सालों में रिकवर हो गया। तो पे बैक पीरियड कितना निकला? 4 साल। ठीक हो गया? पे बैक पीरियड कितना निकला? 4 साल। इसको कंप्यूट करने के लिए हम यूँ 2 कॉलम भी बना सकते हैं। सपोज हमने कहा जी ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। एक कॉलम को हमने नाम दे दिया कैश फ्लोज का और दूसरे कॉलम को हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज या इसे बैलेंस का नाम भी आप दे सकते हो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो या फिर बैलेंस। इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने की? 200,000 की। दिस मीन इनिशियली जो है वो 200,000 क्या है? नेगेटिव है। कहाँ पे? ईयर 0 में। ईयर 0 बोलते हैं ईयर 1 के स्टार्ट को। मीन ईयर 1 के स्टार्ट में आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो ईयर 1 के एंड पे आपको कितना मिलेगा? 40,000। क्या ख्याल है? सो ईयर 1 में आपको कितना मिला? 40,000। तो ये 40,000 मिलने के बाद क्यूमुलेटिव रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 160,000। ईयर 2 में आपको मिला कितना? 70,000। तो ये 70 इसमें से माइनस किया तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? 90,000। ईयर 3 में आपको मिला कितना? 50,000। तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? 40,000। ईयर 4 में आपको मिला कितना? 40,000। तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? नेगेटिव। और जहाँ पे नेगेटिव मतलब ये 0 आ गया क्यूमुलेटिव बैलेंस, उस साल पे हम क्या करेंगे? पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। हमारा पे बैक पीरियड कितना है? ये 4 ईयर्स है। इसको अगर हम पूरा कंप्लीट करें, कहता है जी ईयर 5 में आपको जो है वो मिलेगा कितना? 30,000। तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 30,000। ये नेगेटिव चलता आ रहा था।
ईयर 6 में आपको मिला कितना 25,000, तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव 55,000। तो पे बैक पीरियड जहाँ पे क्यूमुलेटिव 0 आ गया वो ईयर क्या है आपका पे बैक पीरियड, और 0 कहाँ पे आया ईयर 4 में, तो 4 साल क्या है पे बैक पीरियड है। ये बात समझ आती। अगर तो सिंपल एक ही नेट एनुअल कैश फ्लोज हैं तो फिर हम फार्मूला में पुट कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी 300,000 की डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो, और वो कितना है 60,000, तो 5 इयर्स हमारे पास पे बैक पीरियड आ गया था। लेकिन अगर कैश फ्लोज इवनली नहीं है, सेम नहीं है, ओवर द पीरियड डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट कैश फ्लो की सूरत में हम क्या किया करेंगे, 2 कॉलम बना लिया करेंगे, एक कैश फ्लोज का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या किया करेंगे पे बैक निकाला करेंगे, और जहाँ पे क्यूमुलेटिव 0 हो गया वो क्या है हमारा पे बैक है। चलो आगे एक एग्जांपल 3 में चलते हैं। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी एग्जांपल 2 में? क्यों? कंपनीज का जो रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड है वो कितना है 3 इयर्स है, और यहाँ से कितना जनरेट हो रहा है 4 ईयर जनरेट हो रहा है। हाँ अगर रिक्वायर्ड 5 इयर्स होता फिर कर लेनी चाहिए, क्यों अंडर आ रहा है रिक्वायर्ड के। एग्जाम्पल 3 वो कहता है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी ₹180,000, नेट एनुअल कैश फ्लोज जो है आपके ईयर 1 में जो है वो आपको मिल रहा है कितना सपोज 40,000, ईयर 2 में मिल रहा है 50,000, ईयर 3 में मिल रहा है चलिए 70 रख लेते हैं, ईयर 3 में आपको मिल रहा है 50,000, ईयर 4 में आपको मिल रहा है 60,000, ईयर 5 में आपको मिल रहा है 30,000, और ईयर 6 में आपको मिल रहा है सपोज 25,000। व्हाट इज पे बैक पीरियड? व्हाट इज पे बैक पीरियड? बनाओ 2 कॉलम, कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर दें प्लीज। थ्री ईयर्स एंड 4 मंथ भी आपने निकाली, क्या बात है। ये अपने साथ क्यूमुलेटिव बनाया नहीं, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव हमें दोनों सेपरेट बनाना पड़ेंगे। कि जो बना हुआ इसी को ठीक कर ले। जी 180 का हमारे पास जो है वो नेगेटिव बैलेंस है ईयर 0 में, मीन इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हमने रिकवर करनी है ओवर द ईयर्स। ईयर 1 में हमें मिल रहा है 40,000, ईयर 2 में हमें मिल रहा है 70,000, ईयर 3 में हमें मिल रहा है 50,000, ईयर 4 में मिल रहा है हमें 60,000, ईयर 5 में मिल रहा है 30,000, और ईयर 6 में मिल रहा है 25,000। अब ईयर 1 में 40,000 मिलने के बाद ये बाकी कितना बच जाएगा 140,000।
ईयर 2 में 70,000 मिलने के बाद ये बाकी कितना बच जाएगा 70,000। ये 50,000 मिलने के बाद बाकी कितना बच जाएगा 20,000। और इधर 60,000 मिलने के बाद ये पॉजिटिव हो गया कितना 40,000। दिस मीन पे बैक पीरियड हमारा जो है वो ईयर 4 के अंदर कहीं पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ईयर 4 के अंदर कहीं पे आ रहा है। ईयर 4 में टोटल जनरेट हुआ है 60,000। सिर्फ पे बैक पीरियड के क्वेश्चन में हम एक अजम्पशन लेंगे कि ये जो है वो एवरी मंथ सेम के अकॉर्डिंगली जनरेट हुआ है। मीन अगर 60,000 है एक साल का, दिस मीन को 5,000 एवरी मंथ जनरेट होता रहा है। सिर्फ पे बैक पीरियड में ये अजम्पशन लेंगे हम, एनपीवी या आईआरआर में ये अजम्पशन नहीं लेंगे। ठीक है, पे बैक पीरियड में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैश फ्लो एवरी मंथ जो है वो सेम के अकॉर्डिंगली ईयर बैलेंस निकला है। दिस मीन पे बैक पीरियड जो है हमारा आ रहा है कहीं पे ईयर 3 और 4 के बीच में। अब ये पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ईयर 3 है ये लेंगे और प्लस एक फ्रैक्शन हम लेंगे। क्या फ्रैक्शन लेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। पूरे साल में जनरेट हुआ कितना 60,000। तो हमने देखना है कि पूरे साल में 60,000 जनरेट हुआ है तो ये 20,000 कितने टाइम में जनरेट हुआ होगा। पूरे साल में 60,000 जनरेट हुआ है तो हमने देखना है ये 20,000 कितने टाइम में जनरेट हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम 20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 करेंगे, मीन इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस ये क्या फ्रैक्शन क्या बनती है पॉइंट 0.333। दिस मीन हमारा पे बैक पीरियड आ गया 3.333 ईयर्स। 3.333 ईयर्स। क्या ख्याल है, मंथ में निकालना है तो क्या करेंगे, 3.333 को मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ होते हैं टोटल 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शायद 4 आंसर आ जाएगा। क्या ख्याल है 4 मंथ्स आ जाएगा। मीन क्या आ गया हमारे पास पे बैक पीरियड 3 years and 4 months। 3 years and 4 months। ये बात समझ आती। ये 3 डिफरेंट सिनेरियो हमने कवर किए। पहले में सिंपल सेम कैश फ्लो है एवरी ईयर, तो फार्मूला में पुट करो पे बैक पीरियड आ गया। हाँ, अगर कैश फ्लो एवरी ईयर सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक कैश फ्लोज का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। और उसमें देखेंगे जहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो जाएगा वो हमारा क्या होगा पे बैक पीरियड। और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर देखना है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पे कन्वर्ट हुआ। दिस मीन 3 साल तो पूरे लगे, बाकी ये चौथे साल का कुछ पार्ट लगा, वो कितना पार्ट लगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव फिगर्स को नेक्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी जहाँ से हमारे पास पे बैक पीरियड निकल आएगा। ये बात समझ आती है। अब ज़रूरी नहीं इसको मंथ में कन्वर्ट करो, कर दो तो अच्छी बात है, ना करो तो 3.333 ईयर्स ये भी पे बैक पीरियड आंसर ठीक होगा। सो पे बैक पीरियड है क्या, एक टाइम पीरियड है जो क्या डिफाइन कर रहा है, इन हाउ मच टाइम आर इन्वेस्टमेंट कुड बी रिकवर्ड। हम कितने टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं उसे क्या नाम दिया जाएगा, पे बैक पीरियड का। और सबसे जो सिंपल टेक्निक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वो क्या है, पे बैक पीरियड है। सिंपली आपने क्या करना है, सेम कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट डिवाइड करो, पे बैक पीरियड आ गया, या निकाल लो कैलकुलेट कर लो कैसे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का एक कॉलम बना के देखो कि कितने ईयर और कितने टाइम में पेमेंट हमारी रिकवर हो रही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी 100,000। कैश फ्लोज हैं
जिसमें कुछ इनफ्लोज भी हैं और कुछ आउटफ्लोज भी हैं। ईयर 1 का इनफ्लो है 90,000 और आउटफ्लो है 70,000। ईयर 2 का इनफ्लो है 60,000 और आउटफ्लो है 45,000। ईयर 3 का इनफ्लो है हमारे पास 1 लाख और आउटफ्लो है हमारे पास 70,000। ईयर 4 का हमारे पास इनफ्लो है 140,000 और आउटफ्लो है 125,000। ईयर 5 का हमारे पास इनफ्लो है 90,000 और आउटफ्लो है हमारे पास 75,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए। नहीं हो रही। चलिए ठहरे 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 ठहरे, इसको आप कर ले 105,000। ईयर 4 का जो आउटफ्लो है वो 105 कर लें। फोर ईयर्स निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? हमने लेना होते हैं नेट कैश फ्लोस। नेट का मतलब क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इधर हमने कैश फ्लोज ले लिए और वो हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है हमारी 100,000 की। तो 100,000 ही हमारे पास क्यूमुलेटिव है नेगेटिव। ईयर 1 में हमें जो है वो मिलेगा कितना? 15,000। 20,000। अच्छा, ईयर 1 में हमें मिलेगा 20,000। यस, 20,000 मिलने के बाद ये बच जाएगा 80,000 नेगेटिव। ईयर 2 में हमें मिलेगा कितना? 15,000 और ये मिलने के बाद ये कितना बच जाएगा? 65,000 और फिर हमें मिलेगा 30,000 तो ये बच जाएगा कितना? 35,000 और फिर हमें मिलेगा 35,000 तो ये बन जाएगा 0। दिस मीन कितने सालों में? 4 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
सो पे बैक पीरियड हम कवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये हमें पता चल गया। ये नहीं चल रहा, ये प्रोजेक्टर तो ऑन करो, प्रोजेक्टर ऑन करो। सो क्या है पे बैक पीरियड? इन्वेस्टमेंट हमारी कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। डिफाइन अगर हम करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। क्यों पढ़ रहे हैं हम? कि अगर बिजनेस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो क्या करेगा? पे बैक पीरियड निकाल के देखेगा कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रही है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट करो, अगर नहीं है तो फिर नहीं करो। नहीं, बिजनेस के पास 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड होगा उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। क्या ख्याल है? जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड होगा उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। या देखा जाएगा कंपनी की पॉलिसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर 2-3 आ गए तो फिर भी देखा जाएगा किस में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, फिर अदर फैक्टर साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन? एक्सपेक्टेड वो कंपनी ने पहले से डिसाइड किया था, पास्ट अपने प्रोजेक्ट से सीख के डिसाइड किया था कि भाई नहीं, आइंदा के बाद हमने बस 3 साल से ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मीन ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ से कम 3 सालों में पैसा रिकवर होना चाहिए। इन्वेस्टर आपको कहता है भाई मैं आपको पैसा 3 सालों के लिए दे रहा हूँ, तो इन्वेस्टर को तो आपने 3 सालों में देना है। हाँ, वो प्रोजेक्ट बेशक आपका 10 साल चलना है, लेकिन अगर 3 सालों में वो इन्वेस्टर का पैसा निकल के आप वापस कर सकते हो तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, वरना नहीं। बैंक से लोन लिया आपने 5 सालों के लिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट तो आपने सारी ज़िंदगी चलाना है, लेकिन बैंक को लोन देना है 5 साल के अंदर अंदर वापस। तो अगर तो इस प्रोजेक्ट से वो बैंक का लोन 5 सालों में निकल सकता है तो आप इसमें पैसा लगाओगे, अगर 5 सालों में निकल नहीं सकता तो आप वापस कैसे दोगे? ठीक हो गया। तो इसलिए वो जो एक्सपेक्टेड है वो इस तरह से निकाला जाता है कि इन्वेस्टर की क्या पीछे से रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 3, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोर्ड पे नजर आ रहा है। कहता है नेशनल लिमिटेड कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट्स बिलो। द कंपनी इंटेंड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। Calculate payback period in each of the following case and suggest a suitable project on its basis। तो 4 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A, B, C, D, आपने चारों का पे बैक पीरियड निकाल के बताना है किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। गुड लक एवरीबॉडी। चारों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड आपको निकालना है और फिर बताना है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपनी को। एक्सपेक्टेड है ही नहीं, है ही नहीं, जिसका कम होगा वो प्रेफर किया जाएगा। बी दे लो, निकाल के मुझे बता दो फिर देखते हैं।
जी प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड 3 ईयर्स ही आ रहा है, प्रोजेक्ट बी का 2.5 मैं यूँ भी कह सकता हूँ 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, और इसका 3 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, और इसका 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, ओके, और इसका 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो सबसे कम किसका है? प्रोजेक्ट बी का। तो सो द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी। डिसीजन फाइनल नीचे अंग्रेजी लिखी जा सकती है। The company should invest in project B because it has lowest payback period of 2 years and 6 months। क्या कहना, अंग्रेजी लिखी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप कर दें तो पे बैक पीरियड आपको समझ आ गया। क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? कितना पे बैक पीरियड आया? 2 पॉइंट मंथ्स बताएं मुझे। 2 ईयर्स एंड इन्वेस्टमेंट आपने कितनी ली है? 140 लिए, 160 लिए? 160 इन्वेस्टमेंट लेनी है। क्यों? ये 20,000 वर्किंग कैपिटल का मिला के टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी हो रही है? 160,000 की। क्या ख्याल है? तो 160 में से 40 आपको ईयर 1 में मिल गया, बाकी 120 रह गया, 50 यहाँ पे मिला, बाकी 70 रह गया, तो 90 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो क्या करोगे आप? 70 डिवाइड बाई 90 करोगे, 9 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। क्यों? फ्रैक्शन को रिजॉल्व करोगे तो 9.3 समथिंग आंसर आ रहा होगा, तो 9 मंथ्स कंप्लीट। क्या ख्याल है? तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लोअर देन द कंपनी रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक हो गया? पे बैक पीरियड आप लोगों ने सीख लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन किए और ये एक टॉपिक हमारा हो गया। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एनपीवी स्टार्ट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यूएम पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पढ़ी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है पढ़े हुई है। कल से आप लोगों के पास कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए, कैलकुलेटर के बिना कल से क्लास में नहीं आना प्लीज़, भाग जाओ, कल मिलते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हम पढ़ाएंगे यहाँ पे चैप्टर 17 में, और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की कुछ 4 टेक्निक्स हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR जो हमारे सिलेबस में नहीं है, CA फाइनल में BFD में जाके पढ़ेंगे। पीछे 3 टेक्निक्स हैं, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। NPV IRR से आपकी थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है, बचपन में QM में कहीं पे पढ़ा था, शायद कोई कैलकुलेशन भी सीखी होगी, लेकिन नहीं आता, हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? फेमिलियरिटी है, नाम देखे हैं वो हमने, पे बैक से फेमिलियरिटी नहीं थी, तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया।
पे बैक पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। अगर सेम कैश फ्लो हैं एवरी ईयर तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लो नहीं, नेट एनुअल कैश फ्लो। नेट मीन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हुए। और अगर डिफरेंट हैं कैश फ्लो एवरी ईयर तो क्या करेंगे हम? दो कॉलम बना लेंगे, एक कैश फ्लो का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का। और जिस ईयर में क्यूमुलेटिव ज़ीरो आ गया वो हमारा पे बैक पीरियड है। या जहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, देखेंगे वो कितना नेगेटिव था और नेक्स्ट ईयर का पॉजिटिव, उसके साथ उसको डिवाइड करके एक फ्रैक्शन से हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। सीख लिया आपने क्या कह रहा है? आज हम बात करेंगे एनपीवी की, जिसके ऊपर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन अपीयर हुआ है और ज़्यादा चांसेस भी हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एनपीवी का ही आएगा। पे बैक कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन ही आ जाए। हाँ, एनपीवी के क्वेश्चन के साथ कोई एक आध एडजस्टमेंट पे बैक की भी आ सकती है, या ज़्यादा हो सकता है कि एक आध एमसीक्यू में टेस्ट हो जाए, लेकिन जितना को हमें नॉलेज चाहिए था हमने सीख लिया। अब आप मूव होते हैं एनपीवी की तरफ। एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी में जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम क्यूएम में वापस जाएं तो एक टॉपिक हमने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग हम सपोज बेचते हैं वेजिटेबल्स, सब्ज़ी। आज हमने सब्ज़ी मंडी से लाए बेचने के लिए, कुछ सब्ज़ी बच गई, 2-3 दिन हमारे पास पड़ी रही। आज जो सब्ज़ी की वैल्यू है, यही सब्ज़ी 3 दिन बाद अगर बच गई है तो क्या 3 दिन बाद भी इसकी यही वैल्यू होगी? क्यों? पेरिशेबल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी वो हालत नहीं रहेगी, इसलिए 3 दिन बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्या कह रहा है? ऐसी बात है। हमने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, एक डेटर है, उससे हमने 1000 रुपया लेना है। आज हमें मिला, हमने लेना है 1000 रुपया उससे 3 माह बाद। आज हमें मिला, तो तूने मेरे पैसे देने, उन्होंने कहा हाँ तो 3 माह बाद देने। और हमें पता चला आज उसकी पॉकेट में 900 रुपया। वो कहता है अगर आज चाहिए ना तो ये मेरी पॉकेट में 900 रुपया है, यही ले ले, वरना 3 माह बाद मुझसे 1000 रुपया लेना। क्या हमें ये 900 रुपया आज उसे ले लेना चाहिए? क्यों? 3 माह बाद ये जो 1000 रुपया हमें मिलना है उसकी वैल्यू 3 माह बाद 1000 नहीं रहनी। क्या ख्याल है? आज का 900 कल का 1000 हो सकता है। क्या ख्याल है? आज का 900 कल का 1000 हो सकता है? नहीं, आज का 1000 कल को उसकी वैल्यू 900 होगी। क्यों? वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज अगर हम 1000 रुपये में कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो क्या 3 माह बाद भी 1000 रुपये में उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे? नहीं। ये क्या है? इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू जो है वो 1000 रुपये की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आज हमें 900 मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। क्यों? 3 माह बाद इस 1000 रुपये की वैल्यू भी कितनी होनी है? 900 ही होनी है। ये जो वैल्यू कम होनी है टाइम गुजरने के साथ साथ, इस चीज़ को नाम दिया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो वैल्यू कम होनी है टाइम गुजरने के साथ साथ, इसको क्या नाम दिया जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और एनपीवी में हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मीन हमें देखना है कि अगर फ्यूचर का 1000 है, उसकी आज कितनी वैल्यू है, या आज का 900 है, इसकी फ्यूचर कितनी वैल्यू है। तो इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे क्या नाम देता है? डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू पावर n या माइनस n? माइनस n। क्यों? जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू पावर n।
तो प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। हाँ, डिवीजन में है तो n की पावर क्या होगी? पॉजिटिव, लेकिन अगर हम डिवीजन में नहीं मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो फिर n की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो डिस्काउंटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? ये प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं कि फ्यूचर का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, फ्यूचर का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, फ्यूचर का 3 साल बाद का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा? 3। 4 साल बाद का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा? -4। इसमें आय क्या है? आय होता है कोई डिस्काउंट फैक्टर। आय क्या होता है? कोई डिस्काउंट फैक्टर होता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे। कुछ लोग किसी फार्मूला के थ्रू हमें कैलकुलेट करके देते हैं। आइदर डिस्काउंट फैक्टर 10% है तो हम 10% यूज़ कर लेंगे, 12% है तो आय 12% यूज़ कर लेंगे, 8% है तो आय 8% यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया? सो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है कैसे? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन के। ठीक हो गया? ये जो पार्ट है इसको हम सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कि अगर हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया गया हो 10%, ईयर्स दिए गए हों सपोज 7 हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 0.1, 10% क्या होगा? 0.1 रेज टू पावर -7, तो हमारे पास ये डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये डिस्काउंट फैक्टर के कुछ टेबल्स भी मिलते हैं जहाँ से वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। एक तरफ आपको ईयर्स दिए होते हैं और एक तरफ आपको डिस्काउंट फैक्टर की परसेंटेज दी होती हैं। तो जिस मर्ज़ी ईयर का आप जिस मर्ज़ी डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू निकाल सकते हो। फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाती है? प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। हाँ, यहाँ पर NPV की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है उसकी भी बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है? सपोज एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने क्या किया? बैंक से लोन लिया। कितने का लिया? ₹10,000 का लिया एट द रेट ऑफ 10%। मिस्टर एक्स ने बैंक से 10,000 का लोन लिया 10% इंटरेस्ट रेट पे, और मिस्टर एक्स ने क्या करना है? ये अमाउंट 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट करनी है। तो मिस्टर एक्स का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 10%। मीन ऐसे प्रोजेक्ट पे ये इन्वेस्ट करेगा जहाँ से कम से कम 10% रिटर्न मिल रहा है। अदरवाइज 10% नहीं, इसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कम से कम भी इसको रिटर्न कितना चाहिए होगा? 10% चाहिए होगा। क्यों? अगर बैंक को आपने 10% 10,000 के अगेंस्ट पे करना है तो आप आगे जिस प्रोजेक्ट में लगाओगे वहाँ से आप 10% से ज़्यादा कमाओगे ना, तो फिर ही फ़ायदा है लोन लेने का। अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ से 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या ये इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इसका रिक्वायर्ड रिटर्न ही 10% है। मीन समटाइम हम ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मीन बैंक को 10% पे कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वहाँ से भी 10% ही मिल रहा है, तो नो गेन नो लॉस। मीन ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्यों? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर हम कैप्चर करेंगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज हमें मिलेगा। अगर कंपैक्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा तो कंपैरेटिव एडवांटेज वो ले जाएगा। तो समटाइम कंपैरेटिव एडवांटेज लेने के लिए हम ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा वाले प्रोजेक्ट में ही करते हैं। मीन मिस्टर एक्स ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ से रिटर्न 10% से ज़्यादा मिल रहा है, और ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ से रिटर्न 10% से कम मिल रहा है वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? बैंक से इसने 10% पे अमाउंट लिया है, बैंक को इसने 10% पे करना है। तो अगर प्रोजेक्ट से आपको 10% से कम मिल रहा है, बैंक को आपने 10% पे करना है, तो क्या फ़ायदा है? नहीं, नुकसान है। इन ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा जहाँ से 10% से ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया? अब इसको सपोज एक प्रोजेक्ट ए मिलता है। प्रोजेक्ट ए कहता है जी कि अगर आज आप मेरे अंदर ये 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो, आज जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना होता है उसे बोलते हैं ईयर 0।
मीन आज आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मैं आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में रिटर्न दूंगा कितना, 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे और यहाँ पे 10,000 भी आपका मिल जाएगा और साथ 800 भी मिलेगा। प्रोजेक्ट ए कहता है कि आज अगर आप मुझ में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मैं आपको एवरी ईयर 800 रिटर्न दूंगा। एंड ऑफ प्रोजेक्ट ईयर 4 में आपका वो 10,000 भी आपको वापस दे दूंगा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मिस्टर एक्स इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। अगर तो पे बैक पीरियड होता तो हम क्या करते, पे बैक पीरियड निकाल के देखते, लेकिन उसमें फिर हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का पे बैक पीरियड कितना है, क्या कहला है। अब हमने यहाँ पे बताना है एनपीवी के अकॉर्डिंगली कि आइदर ये इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर है, सपोज डिस्काउंट फैक्टर जो है एट 10%, 10% डिस्काउंट फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके साथ ये क्या है, ये हैं कैश फ्लोज, ये क्या है कैश फ्लोज, ये क्या है ईयर्स, ये कैश आउटफ्लो है 10,000 आपका ईयर 0, ईयर 0 बोलते हैं ईयर 1 के स्टार्ट को। मीन ईयर 1 के स्टार्ट में 10,000 आपने लगाना है, ईयर 1 के एंड पे आपको इतना मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे इतना, 3 के एंड पे इतना और 4 के एंड पे 10,000 भी और साथ 800 भी जो मिलना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे पीवी एट द रेट ऑफ 10% का। मीन 10% डिस्काउंट रेट को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + i रेज़ टू पावर -n से। अब इसका अगर हम सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे निकालेंगे, 1 + i क्या है यहाँ पे 10% मीन 0.1 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है -0, ईयर क्या है 0। इसका डिस्काउंट फैक्टर हम निकालेंगे 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -1, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -2, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -3, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -4। सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना कितना आएगा, जिसकी पावर 0 वो इक्वल टू 1 ही होता है। इसका 0.909, 0.823, 0.751, 0.683 मीन 10% के डिस्काउंट फैक्टर पे ये वैल्यूज़ आती हैं। ये 2-3 क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपका ये रटा लग जाएगा कि अगर डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 होता है, ईयर 2 का 0.823 होता है, ईयर 3 का 0.751 होता है और ईयर 4 का 0.683 होता है। नेक्स्ट जाओगे तो 0.62 समथिंग आएगा, 0.826 है, यस ये 6 है। अब हम क्या करेंगे, पीवी निकालेंगे। पीवी का मतलब क्या है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो पहले जो हमारे पास जो है वो आ जाएगा कितना 10,000 ही नेगेटिव। दूसरा मुझे बताओगे 0.909 × 800 7, नेक्स्ट 661, नेक्स्ट 601, 7376। तो हमारे पास यहाँ पे एक टोटल फिगर आएगी जिसे हम नाम देंगे एनपीवी का। वो क्या बनती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है, 10,000 नेगेटिव है, 635 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 635 नेगेटिव। मीन एनपीवी हम कैसे निकालते हैं, सारी पीवीज को ऐड करने से हमारे पास एनपीवी आती है। पीवी हम कैसे निकालते हैं, जो वैल्यूज़ हैं मीन कैश फ्लो हैं उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी पीवी। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कैश फ्लो को। कैश फ्लो क्या है, जो फ्यूचर में आपको ये वैल्यूज़ मिलनी है।
ठीक हो गया। पीवीज के टोटल को क्या नाम देता है? एनपीवी का। अब अगर ये एनपीवी आ जाए पॉजिटिव तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है, इसमें फ़ायदा है। और अगर आ जाए नेगेटिव तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये फ़ायदे वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये नुकसान वाला प्रोजेक्ट है। क्या कह रहा है? मीन ये जो 10,000 हमने बैंक से लिया, प्रोजेक्ट ए कहता है मुझ में इन्वेस्ट करो, मैं आपको एवरी ईयर 800 दूंगा, एंड पे आपका 10,000 भी आपको साथ दे दूंगा, तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो हम क्या करेंगे? एनपीवी की बेस पर बताएंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एनपीवी नेगेटिव है तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक और प्रोजेक्ट मिलता है जी, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी कहता है कि अगर आप मुझ में ये 10,000 रुपया लगा दो, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो ठीक है, आप 10,000 रुपया मुझ में लगाओ, मैं आपको 1200 एवरी ईयर दूंगा, एंड पे 11,200 मीन 10,000 भी आपका वापस मिल गया। क्या मुझे प्रोजेक्ट बी में ये 10,000 लगाना चाहिए? गुड लक एवरीबॉडी। क्या मुझे प्रोजेक्ट बी में ये 12,000 लगाना चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर 10% ये। करना चाहिए। जी अगर मैं इसकी भी निकाल लूँ पीवी एट द रेट ऑफ 10%, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 1 से, तो ये आ जाएगा 10,000 ही। 1200 को 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या बनी? 1091 992 99 902 76650 और एनपीवी क्या निकली? 635 पॉजिटिव। तो यस, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या कह रहा? एक और प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी कहता है भाई अगर आप मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करो यही 10,000, तो मैं आपको जो है वो दूंगा एवरी ईयर कितना? 10,000 आप मुझे, ठीक है, ईयर 1 के स्टार्ट में दो, मैं आपको दूंगा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, और एंड पे वही आपका 10,000 मिला के 11,000 रुपया। क्या प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या प्रोजेक्ट सी में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? पीवी एट द रेट ऑफ 10% ही।
1909 826 751 712 13 NPV is 0। देखो अगर तो कोई कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से तो करो, अगर कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलता तो आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हो। क्यों? यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं आपको मिल रहा। मीन प्रोजेक्ट ए बी सी में से तीनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बी में। अब हुआ क्या देखिएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न था वो कितना था? 10%। प्रोजेक्ट ए जो आपको दे रहा था ना, वो दे रहा था 8%। 10% नहीं, कितना दे रहा था? 8%। और चूंकि आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से कम मिल रहा था यहाँ से, इसलिए एनपीवी की क्या आई? नेगेटिव। तो क्या रिक्वायर्ड रिटर्न से जहाँ से कम मिल रहा है, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हम यूँ भी बता सकते थे, एनपीवी निकाल के हमारा दिमाग और क्लियर हो गया कि नेगेटिव हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट बी आपको दे रहा है 12%। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? तो उससे ज़्यादा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एनपीवी पॉजिटिव भी कैरी करनी चाहिए। प्रोजेक्ट सी आपको दे रहा है एग्जैक्टली 10%। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न भी कितना है? 10%। उतना ही आपको मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, इसलिए एनपीवी क्या आई है? 0। तो अगर तो कोई कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोजेक्ट को लेने से तो फिर तो कर लो ब्रेक इवन पे। अगर कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलता तो फिर वेट कर लो किसी और अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया? पॉजिटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी और 0 एनपीवी। अगर तो पॉजिटिव एनपीवी हो तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। डू इन्वेस्ट। क्यों? जो प्रोजेक्ट रिटर्न है वो ग्रेटर देन है योर रिक्वायर्ड रिटर्न। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न ग्रेटर देन हो जो रिक्वायर्ड रिटर्न, तो वहाँ पे एनपीवी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिटर्न पॉजिटिव एनपीवी कौन सा था? प्रोजेक्ट बी, उसका प्रोजेक्ट रिटर्न 12% ग्रेटर था देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न मीन 10%। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेगेटिव एनपीवी आई थी कहाँ पे? प्रोजेक्ट ए में। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट इन्वेस्ट। क्यों? प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो लेसर देन रिक्वायर्ड रिटर्न है। मीन आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है जो आपने इन्वेस्टर को देना है उससे रिटर्न प्रोजेक्ट का लेसर है, इसलिए एनपीवी नेगेटिव है। तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है ये। और 0 एनपीवी में अगर हम देखें तो हम क्या है यहाँ पे? इनडिफरेंट है, आइदर टू इन्वेस्ट और डू नॉट इन्वेस्ट। देखो अगर तो कोई कंपैरेटिव एडवांटेज, कोई बेनिफिट मिलता है तो करो। मॉनिटरी फॉर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा। क्या ख्याल है? क्यों? यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो इक्वल है किस चीज़ के? रिक्वायर्ड रिटर्न के। यहाँ तक क्या किया हमने? एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है थोड़ा सा टेस्ट लिया, ट्रेलर देखा, और हमने कोई छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट
जहाँ पे रिक्वायर रिटर्न से ग्रेटर है प्रोजेक्ट रिटर्न, वहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होती है और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट क्या शो कर रहा होता है कि उसका प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो लेसर है देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ज़ीरो एनपीवी क्या शो करती है कि प्रोजेक्ट रिटर्न इक्वल है योर रिक्वायर्ड रिटर्न। तो आप पे डिपेंड करता है आइदर टू इन्वेस्ट और डू नॉट इन्वेस्ट। तो बेनिफिट नज़र आ रहा है तो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो। कोई और प्रोजेक्ट की अगर अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में है तो फिर वेट कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा हमने ये सीखने की कोशिश की कि कैश फ्लोज़ को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीवी आती है हमारे पास। एनपीवी क्या है? पीवीज ऑफ नेट कैश फ्लोज। एनपीवी क्या है? पीवीज ऑफ नेट कैश फ्लोज। मीन नेट कैश फ्लो की जो पीवीज हैं उसके टोटल को हम क्या नाम देते हैं? एनपीवी का नेट प्रेजेंट वैल्यू। मीन जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं कैश फ्लोज की उसका नेट इफेक्ट जो है उसे हम क्या नाम देते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो हमें किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज करने में हेल्प देती है। क्या इधर हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मीन प्रोजेक्ट अप्रेजल की एक टेक्निक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एक टेक्निक है, या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। मीन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मीन 4 सालों में ये बेनिफिट मिलना है, 1 साल में नहीं, 4 साल में ये बेनिफिट मिलना है। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी है। और एक बेस्ट जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है वो एनपीवी है। एक सिंपल जो टेक्निक है वो पे बैक पीरियड है। ठीक हो गया। एक एग्जांपल लिखें। एग्जांपल, मिस्टर ए invested rupees 500,000 in a college project. Mr. A invested rupees 500,000 in a college project. He will receive a following return. He will receive a following return. नीचे इस तरह से ईयर 1, 2, 3, 4 लिखना है। ईयर 1 में मिलेगा 200,000, ईयर 1 में मिलेगा 200,000, ईयर 2 में मिलेगा 200,000, ईयर 3 में मिलेगा 150,000, ईयर 4 में मिलेगा 100,000। डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। रिक्वायर्ड advise Mr. A whether he should invest or not. मैं हूँ मिस्टर ए, प्लीज़ मुझे एडवाइस करें। $200,000, ईयर 2 में 200,000, 3 में 150 और 4 में 100,000। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है।
क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कर देनी चाहिए? पॉजिटिव एनपीवी आ रही है कितनी? 28,105 28,105 पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। किसी की ना आई हो, किसी की पॉजिटिव 28,105 एनपीवी ना आई हो, अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। प्लीज़ मुझे बता दो किसी की ना आई हो। बता दो प्लीज़, वरना पेपर के बाद भी आप लोगों ने नहीं बताना मुझे। किसी की 28,105 एनपीवी ना आई हो ऑनलाइन वालों, आप बता दो। सबकी आ गई 28,105? नहीं आई? 2795 मीन 28,000 के करीब आ रही है, राउंड अबाउट 28,000 आ रही है। कैलकुलेटर आगे पीछे हो सकता है। 28,000 के करीब पॉजिटिव आ रही है। 28,105 कुछ की एग्जैक्ट आई है, कुछ की करीब आ रही है। सब की पॉजिटिव आ रही है, सब इन्वेस्ट करेंगे। चलें, गुड हो गया। आज कुछ क्वेश्चंस आपको मिले हैं। यस है, मुझे पता है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा। एनपीवी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, यही जो किए हैं उसी तरह के। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलता है। रिक्वायर्ड पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। कंपनी शायद कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो उस मशीन में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे इसलिए हमसे एनपीवी निकाली जा रही होगी। द डायरेक्टर ऑफ टेस्ला एंड कंपनी प्रपोज टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग ₹300,000। सो टेस्ला एंड कंपनी के डायरेक्टर जो हैं एक मशीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कितने की मशीन है? 300,000 की। At the end of 5 years, machine will be sold for ₹50,000। मीन 5 साल यूज़ होगी, उसके बाद 50,000 स्क्रैप में बिक जाएगी। ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू, या इसको रेजिजुअल वैल्यू भी बोला जाता है। क्या कहना है? स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिजुअल वैल्यू। अकाउंटिंग FR 1 हमने पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है। ओके। In each of the 5 years, the machine will increase revenue by ₹160,000। मीन हर साल 160,000 से रेवेन्यू इंक्रीज होगा इस मशीन को यूज़ करने से। इंक्रीज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80,000 विल बी इनकर्ड, और हर साल 80,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आएगा। रेवेन्यू आउटफ्लो होता है, एक्सपेंडिचर इनफ्लो होता है। एक्सपेंडिचर आउटफ्लो होता है, रेवेन्यू इनफ्लो होता है। तो नेट कैश फ्लो निकाला जा सकता है इससे। ओके। टेस्ला एंड कंपनी विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹40,000। वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा 40,000 से। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था बचपन में, FR 1 में। बचपन नहीं, पिछले सेमेस्टर की बात है। कम ऑन, क्या हो गया? हाँ, उसमें हमने एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस हेडअप पढ़ते थे। उसके अंदर हम 3 चीज़ों का इंक्रीज डिक्रीज मेंशन करते थे। डेटर का इंक्रीज डिक्रीज, क्रेडिटर का इंक्रीज डिक्रीज, इन्वेंट्री का इंक्रीज डिक्रीज। तो जो डेटर के लिए, डेटर को मैनेज करने के लिए कुछ पैसा आपको चाहिए होता है ताकि कस्टमर को आप उधार दे सको। क्रेडिटर को मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है। इन्वेंट्री भी आपको कुछ होल्ड करना पड़ती है, तो इसके लिए जो पैसा चाहिए, लाइक इन्वेंट्री के लिए जो पैसा चाहिए, लाइक मशीन है तो इससे चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए उसे क्या नाम दिया गया है? वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के हमें कितना चाहिए? 40,000 चाहिए। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे देंगे ज़रा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दें जल्दी से मुझे, कितनी बनती है पर ईयर डेप्रिसिएशन? 5 साल लाइफ है,
50,000 कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, 3 लाख है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, 2.5 लाख बचा, डिवाइड बाय 5 किया तो 50,000 ही बनेगा। कम ऑन, क्या हो गया? अभी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत है आप लोगों को? कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन इस पूरे चैप्टर में हमारा रिवाइज होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस भी, स्ट्रेट लाइन भी, हर क्वेश्चन के अंदर आएगा। और डेप्रिसिएशन है जी हमारे पास कितनी, 50,000 पर एनम से। टैक्स रेट इज़ 30%। ये किस पे होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 30% टैक्स चार्ज किया जाता है। टैक्स इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। निकालनी है आपको क्या? एनपीवी। डेप्रिसिएशन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है? हम एनपीवी में निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ कैश फ्लोस, पीवीज ऑफ कैश फ्लो को एनपीवी बोलते हैं। तो रेवेन्यू कैश फ्लो है, एक्सपेंडिचर कैश फ्लो है, टैक्स कैश फ्लो है, टैक्स कैश फ्लो है, टैक्स पे होगा, कैश फ्लो है सर, कैश जाएगा। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है, नॉन कैश आइटम है, तो क्या कैश फ्लो का पार्ट होना चाहिए? नहीं। लेकिन जब टैक्स आपने कैलकुलेट करना है तो फिर डेप्रिसिएशन को आपने यूज़ करना है, हाँ, एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना। तो यूज़ करके उसको कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना, तो क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम इस क्वेश्चन से सीखने जा रहे हैं। 5 साल लाइफ है, क्या ख्याल है? हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालने के लिए ईयर 0 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है और ईयर 5 है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया? जब ज़्यादा कैश फ्लोज आ जाए तो हम यूँ लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में, ठीक हो गया? हमारे पास जी रेवेन्यू है, हम पहले निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर सकें। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंडिचर, और उन एक्सपेंडिचर के अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर टैक्स चार्ज होता है। ऐसी बात है। रेवेन्यू उसने कहा जी कि एवरी ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कितना, 160,000 से। मैं फिगर इन 1000 ले रहा हूँ, 160, पेन रोक दें प्लीज़, बाद में लिखेंगे हम, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जी एक्सपेंडिचर है, कितने के? 80। पॉजिटिव या नेगेटिव? आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। हाँ, 160 से एवरी ईयर एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, 160 से एवरी ईयर एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। हमने एक्स्ट्रा लेना है, जो ऑलरेडी हो चुका है वो नहीं, ठीक हो गया? एक्सपेंडिचर भी एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्यों? प्रॉफिट निकालना है ना टैक्स के लिए, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट की है जी? हमारे पास 300 है, माइनस हमने किया कितना, 50, और उसको हमने क्या किया है जी, डिवाइड किया है 5 ईयर्स पे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई कितने की, 50 ईच ईयर। फिगर्स हम इन थाउजेंड्स ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या कहना है? प्रॉफिट आ गया, जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे। प्रॉफिट कितना बनता है? 30, 30, 30, 30, 30। हाँ, एवरी ईयर 160 से बढ़ना है, तो हमने इंक्रामेंटल लेना होता है एनपीवी के अंदर, जो ऑलरेडी हो चुका होता है वो नहीं, इंक्रामेंटल, ठीक हो गया? अब टैक्स अगर हम इस पर चार्ज करें, क्या रेट है सर? एट द रेट ऑफ 30% कितना टैक्स बनेगा? 9 माइनस करेंगे, आउटफ्लो है। एनपीवी के क्वेश्चन में अगर तो टैक्स की इम्प्लीकेशन हो, मीन हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपने डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। और जब यूज़ कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है,
ऐड बैक कर देना है डेप्रिसिएशन को। क्यों, ये नॉन कैश आइटम है तो उसका इफ़ेक्ट जो हमने लिया था अब वो नेगेटिव लिया था, तो अब क्या करना है उसे पॉजिटिव करके उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देना है। क्यों, ये कैश आइटम नहीं नॉन कैश आइटम है। हाँ, अगर इसमें टैक्स कैलकुलेट ना करना होता फिर हम सिर्फ रेवेन्यू लेते, एक्सपेंडिचर लेते, ये काम करते ही ना। क्यों, टैक्स था ही नहीं। सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। क्यों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देंगे। क्यों, ये कैश नहीं नॉन कैश आइटम है। एनपीवी का मतलब क्या है, पीवीज ऑफ कैश फ्लोस। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है हमारी कुछ। अब हम वो लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर हमारी 300,000 की। कहाँ पे, ईयर ज़ीरो में। ईयर ज़ीरो मीन ईयर 1 का स्टार्ट, लेकिन 5वें साल में हमें 50 स्क्रैप भी मिलेगा। क्या ख्याल है, तो 50 हमें स्क्रैप भी मिलेगा। इतनी इन्वेस्टमेंट है तो 5 साल बाद उतनी रिकवर भी हो जाएगी। फिर उसने कहा वर्किंग कैपिटल के लिए आपको चाहिए कितना, 40,000। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके लिए चाहिए तो आप पैसा लगा रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो ना। कहाँ पे, ईयर ज़ीरो में आप 40 लगा रहे हो। ये वर्किंग कैपिटल ऑलवेज आखिरी ईयर में आपका रिकवर हो जाता है। क्यों, कल आते ही हम इसके ऊपर बहस करेंगे। इन ऑलवेज इसको हम ईयर ज़ीरो में लगाएंगे और लास्ट ईयर में ये सारा का सारा क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई फिगर तो नहीं रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे अपने नेट कैश फ्लोस। क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लोस। ये 340 नेगेटिव, ये देखिएगा 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 161 पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे। क्या कहला है, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। ये 1 होगा, ये 0.909 होगा, ये 0.826 होगा, ये 0.751 होगा, ये 0.8683 होगा, ये 0.621 चेक कीजिएगा, 621 है। सिक्स टू वन। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, पीवी निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, पीवी। उस पीवी को ऐड कर देंगे सारी, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी। एनपीवी मुझे बता दें कितनी है। एनपीवी मुझे बता दें ज़रा प्लीज़ कितनी है। पहली पीवी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 340 नेगेटिव ही रहेगी, बाकी आप दे दो मुझे। स्टार्ट में हमने माइनस करना है, मीन इन्वेस्ट किया है, आखिरी ईयर में ये रिकवर हो जाता है। क्यों होता है, हम कल आते ही इसकी बात करेंगे। वो भी ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम, वो भी फिर बाद में ऐड बैक करेंगे, मीन उसका इफेक्ट ख़त्म करेंगे। सीखेंगे, सीख रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। एसेट बेचा है, उस पर कोई गेन भी हो सकता है, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो सारी 15,000 नेगेटिव, 15,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही है, 15,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही है। क्या किया आज हमने,
एनपीवी का थोड़ा सा टेस्ट लिया, कैसे कैलकुलेट होती है, क्यों कैलकुलेट की जाती है, इसके ऊपर डिसीजन क्या होता है वो देखा। एक सिंपल क्वेश्चन की एनपीवी हमने देखी कि सिर्फ कैश फ्लोज हैं, एनपीवी निकाली। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में चले गए, नहीं कैश फ्लोज के अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज भी हैं, अंदर डेप्रिसिएशन की इम्प्लीकेशन भी है, टैक्स की इम्प्लीकेशन भी है। और क्या सीखा कि सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए डेप्रिसिएशन को यूज़ किया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और ये कैश आइटम नहीं नॉन कैश आइटम है, और हम एनपीवी में पीवीज ऑफ कैश फ्लो निकालते हैं। इसलिए अगर हमने यहाँ पे टैक्स पर्पज़ के लिए माइनस किया था तो उसके बाद ऐड बैक करके इसका इफेक्ट क्या कर देना है, ख़त्म कर देना। क्या कहला, वर्किंग कैपिटल इनिशियली इन्वेस्ट होगा, आखिरी साल में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एनपीवी कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, सिंपल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ। अब आगे इसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही आती चली जाएंगी। एक पेज आप बना लें सिर्फ और सिर्फ रूल्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैं आगे जो जो इश्यूज़ आते चले जाएंगे उनके कुछ रूल्स लिखाता चला जाऊंगा। उस रूल वाले पेज में एक हेडिंग दें डेप्रिसिएशन की। रूल का एक पेज बनाएं, एक दो पेज खाली छोड़ लीजिएगा जिसमें हम एनपीवी के कुछ रूल्स लिखेंगे जो बाद में रिवीजन में हेल्प देंगे। उस रूल के पेज में एक हेडिंग दें डेप्रिसिएशन, और उसके नीचे लिखें पॉइंट नंबर 1 उसका, डेप्रिसिएशन विल ओनली बी रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पस। डेप्रिसिएशन विल ओनली बी रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पस। मीन अगर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन क्या है, इग्नोरेबल थिंग है। मीन इसमें अगर टैक्स ना होता तो ये इनफ्लो लेते, ये आउटफ्लो लेते, उसके बाद हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती, वर्किंग कैपिटल होता, नेट कैश फ्लो आगे थे। मीन डेप्रिसिएशन का हमने यूज़ करना ही नहीं था, हाँ सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चार्ज होता है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया। सो नंबर 1 क्या लिखा आपने, डेप्रिसिएशन विल ओनली बी यूज्ड रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पज़। नंबर 2, आफ्टर कंप्यूटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स कॉमा depreciation will be added back again. After computing tax, comma, depreciation will be added back again. Number 3, only tax depreciation will be considered for tax purposes. Only tax depreciation will be considered for tax purposes. Accumulated depreciation will be completely ignored. Accumulated depreciation will be completely ignored. Only tax depreciation will be considered for tax purpose. Only tax depreciation will be considered for tax purpose. Accumulated depreciation will be completely ignored. मीन समटाइम क्वेश्चन के अंदर उसने डेप्रिसिएशन दोनों तरह की दी होती है, टैक्स डेप्रिसिएशन भी और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड की बजाय अकाउंटिंग का वर्ड यूज़ कर लें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी इग्नोर्ड। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद एक हेडिंग में वर्किंग कैपिटल की, फिर वो टैक्स ही होगी जी। वर्किंग कैपिटल की हेडिंग दे के लिखें नंबर 1, एट स्टार्ट shown as investment, at start shown as investment, i.e. outflow. Number 2, finally it will be recovered. Finally it will be recovered. Number 2, at start shown as investment, i.e. outflow. Number 2, finally it will be recovered, i.e. inflow. मीन एट स्टार्ट इसको एज ए इन्वेस्टमेंट मीन आउटफ्लो लिखेंगे, और फाइनली इट विल बी
रिकवर्ड आई इनफ्लो मीन फाइनल ईयर पे एंड ऑफ लाइफ पे ये रिकवर होगा, मीन इनफ्लो लिखा जाएगा। कैसे रिकवर होगा, क्यों होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, पहले हमने थोड़ा सा सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर की किसी वैल्यू की आज क्या वैल्यू है वो निकालना क्या है प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकाली जाती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई मीन डिस्काउंट फैक्टर रेज टू पावर माइनस एन, या फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर पॉजिटिव एन। क्या कहला एनपीवी क्या है, पीवीज ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की पीवीज को ऐड करने से क्या आती है एनपीवी। क्यों निकाली जाती है, देखने के लिए कि आज दिन हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गई तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मीन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो करना चाहिए, नेगेटिव आ गई तो नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसे एनपीवी निकालते हैं वो अब हम सीख रहे हैं। हाँ, सिंपल कैसे निकालनी थी पहले वो सीखी, अब उसमें हमने वर्किंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन को ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह की एक दो और नई चीज़ें ऐड करेंगे, नेक्स्ट में और ऐड करेंगे, और ऐड करते करते हम कोई 8-10 एडजस्टमेंट वाला बड़ा क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, उसके काबिल जब हम हो गए तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, पेपर पास हो गया। कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।